हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 6 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 6 मई 2020 का करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। अभी रिसेंटली हिमाचल सरकार ने शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है और ये जो योजना है इसके तहत जो भी लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 120 दिन की जो है रोजगार की गारंटी दी जाएगी। जिस तरीके से मनरेगा है उसी तरीके की ये योजना है। तो इसके तहत मतलब जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कम से कम 120 दिन जो है रोजगार दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ की अगर हम सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 68 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 3 सीट और लोकसभा के लिए 4 सीट है हिमाचल प्रदेश से। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश ले चलता हूँ। हिमाचल प्रदेश में हम लोग मैप में देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश लद्दाख से लगता है, साथ में जम्मू कश्मीर से भी लगा हुआ है, पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड से लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे आरबीएल बैंक का सीआरओ नियुक्त किया गया है। आरबीएल बैंक का सीआरओ अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है दीपक कुमार को। ठीक है, सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इससे पहले आरबीएल बैंक के सीआरओ थे रामनाथ कृष्णन। तो रामनाथ कृष्णन जो है अब रिटायर हो चुके हैं और इनकी जगह पर नए सीआरओ बने हैं आरबीएल बैंक के दीपक कुमार। आरबीएल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो आरबीएल बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है। कोविड कथा मल्टीमीडिया जो गाइड है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की है। ठीक है, तो एक तरीके की एक पुस्तक है, तो इसमें वही कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा, आप देख रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि कोविड कथा मल्टीमीडिया लॉन्च करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाला है हमारा कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ हर साल 5 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देना और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ की जो थीम है वो रखी गई है सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिटी आवर टाइम इज़ नाउ। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा और हो सकता है आपसे थीम एग्जाम में पूछी जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि थीम काफ़ी पूछी जाती है इस तरीके के जो डे होते हैं उनकी, तो थीम आपको याद होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरवे नाइटेंगल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना चाहिए। हालांकि ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका था, तो आप याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आता है कि निम्नलिखित में से किस साल को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए साल 2020 को। अब भाई मैं उतनी देर से मिडवाइफ बोल रहा हूँ, तो मिडवाइफ होता क्या है, क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो मिडवाइफ बेसिकली उनको कहा जाता है जो मतलब किसी भी महिला का जो है गर्भाशय के दौरान गर्भावस्था के दौरान जो है उनका ख्याल रखती हैं। इसके अलावा जब उनका बच्चा पैदा हो जाता है तो जन्म के बाद भी जो है बच्चे का पूरा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो उनको मिडवाइफ्स कहा जाता है। तो एक तरीके से माँ की भूमिका में जो है वो रहती हैं। तो पहले बच्चा पैदा होने से पहले माँ का ध्यान रखती हैं, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चे दोनों का ध्यान रखती हैं। तो उनको जो है उन महिलाओं को मिडवाइफ का नाम जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इन्हीं के समर्पण, इन्हीं के कामों को मान्यता देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मई 2020 में आई फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है।
आई फॉर इंडिया नामक जो अभियान है वो फेसबुक ने लॉन्च किया है। और बेसिकली ये जो फेसबुक ने ये जो अभियान लॉन्च किया है, इसमें खेल जगत से जुड़े हुए, साथ में बॉलीवुड के कई जो है हस्तियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये बहुत से लोग इसमें हैं। खेल जगत से हम अगर देखें तो विराट कोहली सहित और कई जो है हस्तियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये डिजिटल जो है कॉन्सर्ट है, जिसमें मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है ये लोग जो ये बहुत से मतलब जो अलग अलग हस्तियां हैं, जिसमें मनोरंजन जगत से रिलेटेड और खेल जगत से रिलेटेड जो लोग हैं, वो कोरोना वायरस के लिए जो है फंड जुटाने का काम करेंगे। तो एक तरीके से लोगों का मनोरंजन करेंगे और उसके द्वारा जो भी फंड इकट्ठा किया जाएगा, जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, उसको जो है दिया जाएगा किसको? इंडिया कोविड रिस्पांस फंड के तौर पे जो मतलब ये पैसा जो है जमा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये कंसर्ट है, इसको 3 जो है मेन उद्देश्य इसके रखे गए हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जो लोग अपने घर में बंद हैं उन लोग का मनोरंजन किया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जो भी मतलब सेलिब्रिटी हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों का मनोरंजन करेंगे ऑनलाइन आके। इसी तरीके से कोरोना वायरस के जो मतलब वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो है सलामी देने के लिए इस जो है ये कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए धन जुटाना, जिनके पास ना काम है, ना घर है और ना ही खाने के लिए कुछ है। तो ऐसे लोगों को जो है ये पैसा दिया जाएगा। जितना भी पैसा आएगा 100% जो है वो डोनेट कर दिया जाएगा। तो आई फॉर इंडिया अभियान अभी रिसेंटली फेसबुक ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अस्थमा की जो बीमारी है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाते हैं। यहाँ से भी 2 टाइप से क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम में। पहला तो यही बन के आ सकता है कि विश्व अस्थमा दिवस मनाया कब जाता है, तो 5 मई को मनाया जाता है। दूसरा थीम आपसे पूछी जा सकती है 2020 के लिए, तो 2020 के लिए विश्व अस्थमा दिवस की थीम रखी गई है इनफ अस्थमा डेट्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। थीम सिंपल सा है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको जेम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया? सरस कलेक्शन अभी रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज, साथ में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है। ये जो सरस कलेक्शन है, इसके द्वारा जितने भी हमारे जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई जाएंगी उनको जो है ऑनलाइन बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में जो है मतलब उनको मौका दिया गया है कि वो 5 कैटेगरी के अंदर जो है अपना सामान बेच सकते हैं, जिसमें एक है हस्तशिल्प, दूसरा है हथकरघा और वस्त्र, तीसरा है कार्यालय के सामान, चौथा है किराने और पेंट्री का सामान और 5वां है व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता से रिलेटेड सामान। तो ये 5 अलग अलग कैटेगरी में जो है जो हमारे जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह हैं वो जो है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप सभी लोग सरकारी ये जो ई मार्केट प्लेस है, ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन जिसमें गवर्नमेंट जो है मतलब कई सामानों को बेचती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में जो लोग रजिस्टर होते हैं वही जो है इस तरीके के इसमें जो है बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसमें मतलब मौका दिया गया है किनको? जो हमारे ग्रामीण स्वयं सहायता समूह हैं उन लोगों को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारतीय डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 4 साल का। अभी रिसेंटली विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा ने भारतीय डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। संदीप कुमारी से जो है जून 2018 में सैंपल इकट्ठा किए गए थे जब गुवाहाटी में इंटर स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था। तो ये इंटर स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप गुवाहाटी 2018 में जो संदीप कुमारी थी उन्होंने 58.41 मीटर की दूरी तक चक्का फेंकते हुए गोल्ड मेडल जीता था। तो उसके बाद इनका सैंपल लिया गया था और अब जो है जो फाइनल उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है ये दोषी पाई गई हैं। इन्होंने कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इन पे 4 साल का प्रतिबंध जो है विश्व डोपिंग एजेंसी ने लगा दिया है। विश्व डोपिंग एजेंसी
की स्थापना जो है 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 2022 में फीना की विश्व तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो सीधे सीधे याद रखिएगा जापान में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान का एक शहर है जिसका नाम है फुकुओका, तो यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाना है। पहले इसका आयोजन 16 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक किया जाना था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक जो कि 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, इसके साथ एक क्लैश हो सकता था, यानी कि दोनों जो है एक ही साथ जो है पढ़ रहे थे ये, ठीक है, क्योंकि ये भी 16 जुलाई से 1 अगस्त था और ये 23 जुलाई से शुरू हो रहे थे, दोनों एक साथ जो है मतलब पढ़ गए थे। तो इसकी वजह से जो है विश्व तैराकी चैंपियनशिप की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। अब इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा 13 मई से 29 मई तक, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से पता होना चाहिए। जो फीना है वो विश्व तैराकी संस्था है और वर्तमान में फीना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जूलियो सी मैग्लियोन। और याद रखिएगा कि जो ये विश्व तैराकी चैंपियनशिप है इसमें कई टाइप के जो है अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें गोताखोरी है, ओपन वाटर तैराकी है, वाटर पोलो है, तो ये कई स्पर्धाएँ इसमें होती हैं, ठीक है। तो अब इनका आयोजन कब किया जाएगा? 2022 में जापान के फुकुओका में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मई 2020 में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के कारण आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो मिस्र के काफ़ी फेमस टेनिस खिलाड़ी थे यूसुफ होसम, तो मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के इन पे आरोप हैं, जिसके कारण इनको जो है आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी टेनिस जो है नहीं खेल सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी है। यहाँ पर ये डार कर लीजिएगा, ठीक है। डार यासिन, चन्नी आनंद, मुख्तार खान, इन सभी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। अभी रिसेंटली पुलित्जर पुरस्कार से 3 भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। तीनों जो पत्रकार हैं वो न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट प्रेस के लिए काम करते हैं। जब 370 अनुच्छेद 370 हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद वहाँ की जो स्थिति है उसको जो है इन्होंने अपने कैमरे में कैद किया था, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके से जो है लोगों को जो मीडिया है उसको जाने की परमिशन नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से यहाँ पर कई ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने काफ़ी वहाँ पर काम किया। तो अलग अलग टाइप की जो है इन्होंने पिक्चर्स ली वहाँ पर, ठीक है। तो आप कुछ पिक्चर्स अपने सामने देख पा रहे हैं। तो ये जो है इन तीनों पत्रकारों के द्वारा ली गई हैं, एक जिनका नाम है डार यासिन और चन्नी आनंद, इसके अलावा मुख्तार खान, तो इनके द्वारा ये ली गई तस्वीरें हैं। तो ये वहाँ के हालात और वहाँ के लोगों के बारे में, या फिर वहाँ पर जो सिक्योरिटी है हमारी, जो बीएसएफ जो काम करती है, उसके मतलब कुछ पिक्चर्स इन्होंने ली थी। तो इन सभी को देखते हुए इनको जो धारा 300 अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो वहाँ पर इन लोगों ने काम किया है उसके लिए जो है इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। ये समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता करने वाले, साहित्य एवं संगीत की रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 5 मई को। 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाथ को धोने का क्या महत्व है, यही समझाना जो है इस दिवस का उद्देश्य है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है सेव लाइव्स क्लीन यूर हैंड्स, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और लगभग आप में से कई लोगों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 100% आबादी को मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 100% आबादी को मुफ्त बीमा जो है प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा।
देन बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि किस राज्य में नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत की गई है। नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत कहाँ पर की गई है ये आपको बताना है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें समझाई, एक एक जो योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा शुरू होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसी तरीके से मैंने नेबरहुड क्लासेस के बारे में भी आपको बताया कि किस तरीके से ये क्लासेस काम करेंगी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी हो तो आप लिखिएगा जो भी जानकारी आपके पास हो, ताकि इससे जो है मतलब पता चले मेरे को भी कि आप कितना जो है ध्यान से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एग्ज़ाम में अब जैसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे टू द पॉइंट वाले, वैसे क्वेश्चन की संख्या अब कम हो गई है। अब जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो डिटेल में जो है पूछा जाता है, खास करके अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें प्री और मेंस का एग्ज़ाम हो, जिसमें जैसे आर ओ होते हैं या फिर किसी मतलब और टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं PCS लेवल के हो गए, तो उस टाइप के एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको चीज़ें डिटेल में जब पता होती हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। और बाकी जो वनडे एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें भी ये आपके लिए आवश्यक होता है। अगर आपने डिटेल से पढ़ रखी हैं चीज़ें तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।